तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया। तो आंसर होगा 2 अगस्त। अब हो सकता है आप में से कई लोग अर्थ ओवरशूट डे के बारे में ही नहीं जानते होंगे, जबकि ये दिन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। अब क्या मतलब हो गया इसका? तो हमारी जो पृथ्वी है उसके द्वारा हमें जो अनमोल संसाधन, जो अनमोल रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, पर उसकी वो देने की भी एक लिमिट है, और उसकी जो लिमिट है देने की, उसकी जो क्षमता है, हमें उससे भी ज़्यादा चाहिए, हमारी मांग और ज़्यादा है, तो उसे ही कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी की जो देने की क्षमता है उससे ज़्यादा हम मांग कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। तभी आप देखोगे ये जो ओवरशूट डे है ये हर बार नीचे आता जा रहा है। नीचे आता जा रहा है मतलब पहले ये नवंबर में आया, फिर सितंबर में आया, अब ये अगस्त में आ रहा है। हो सकता है कुछ समय के बाद ये जून में आ जाए, अप्रैल में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी मर तो रही है क्योंकि हम उसका शोषण कर रहे हैं, जैसे मुर्गी मरी थी, लेकिन हम ज़्यादा मांग कर रहे हैं, ज़्यादा शोषण करेंगे तो और जल्दी मर रही है क्योंकि हमारी मांगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं, शुरुआत में यानी कि सन 2000 में हमने इस दिन को 1 नवंबर को मनाया था। फिर धीरे धीरे हमारी मांगे बढ़ती गई, तो 2009 आते आते हमने इस दिन को 2 सितंबर को मनाया। फिर 2012 में हमने इसे 22 अगस्त को मनाया, और अब देख लो 2 अगस्त को मना रहे हैं। और अगर एक आपको समझाऊं तो ऐसे समझाऊं कि पृथ्वी हमें साल भर में जो देती है वो हमने 7 से 8 महीने में ही इस्तेमाल कर लिया, उसका उपभोग कर लिया। अब बाकी के बचे हुए जो 4-5 महीने हैं उसमें हम पृथ्वी का शोषण करेंगे, उसे निचोड़ेंगे, उसे चूसेंगे। मेरे ख्याल से मैंने आपको डिटेल में उदाहरण देकर के समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे ये कब मनाया गया? तो इसी प्रश्न की मैं आपसे बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका तो उत्तर लिखना पहले 28 जुलाई को। तो अभी 28 जुलाई को दुनिया का पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे ये मनाया गया। और इस दिन का अर्थ क्या है? वह बिंदु जब प्लास्टिक की मात्रा वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से अधिक हो जाती है, तो उस दिन को कहा हमने ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे। और पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, तो मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्लास्टिक की बात हो रही है, वहां पे अर्थ की बात हो रही थी। और प्लास्टिक से अर्थ को ही इफेक्ट होगा, हमारे पर्यावरण को ही इफेक्ट होगा। तो प्लास्टिक पर ध्यान केंद्रित करने वाले इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण पर इसके बढ़ते प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। फिर बताइए, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अगस्त को। तो हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये वो दिन है जब पहली बार किसी पर परमाणु बम से हमला किया गया था। और किस पर या कहां पर? तो जापान में, जापान के हिरोशिमा शहर पे किया गया था। किसने किया था? अमेरिका ने, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। कब किया था? 6 अगस्त 1945 1945 को। तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। और उस परमाणु बम का नाम क्या है? नाम भी याद रखो, द लिटिल बॉय। और किस विमान से गिराया था? तो अमेरिका ने B-29 बम वर्षक विमान से गिराया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इतना ही काफी नहीं है, उसके 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फिर से जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया था, और उस बम का नाम था द फैट मैन। अच्छा, ये जो हिरोशिमा है ये भी न्यूज में था क्या? आपको याद होगा अभी G7 समिट का आयोजन यहीं पे हुआ था, जापान के हिरोशिमा में। और ये भी पूछ लेना कि 2023 की क्वाड समिट कहाँ पे हुई? तो वो भी यहीं पे हुई। और अगले साल क्वाड समिट को हम होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ आप, G7 जो अभी समिट हुआ कौन से नंबर का है? बड़ा आसान है बताना, 7 की टेबल आती है, तो G7 7 जा 49 नंबर की। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी चाइना ने कहा है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी विंड टरबाइन बनाई है, और इसने इसका नाम रखा है माई SE16260। यहाँ पे 16 का मतलब हो गया इसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है 16 मेगावाट की। तो एक लाइन में बोलूं तो आपको याद रखना है, ये विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली पवन टरबाइन है। कहाँ पे स्थापित किया? दक्षिणी चीन सागर में। अच्छा, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है।
और एशिया की सबसे लंबी नदी ये यहीं पर है, यांगटीसी नदी, और इसी के किनारे शंघाई शहर बसा हुआ है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने आकाश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर डीआरडीओ को सौंपा है? तो आंसर होगा बीडीएल, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो अभी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर बनाकर ये डीआरडीओ को सौंप दिया है। अब ये क्या है भैया? तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम है जिसका उपयोग टारगेट को ट्रैक करने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। अच्छा, वैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करें, इसके सीएमडी कौन है? कोमोडोर ए माधव राव। अच्छा, आकाश मिसाइल का जिक्र हुआ ना यहाँ पे, ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर बताइए, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम के एक चिड़ियाघर में हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया और ऐसा भारत में पहली बार हुआ है, जबकि विश्व में ऐसा दूसरी बार हुआ है। विश्व में अब आप पूछोगे कि ऐसा पहली बार कहाँ पे हुआ था, तो वह भी मैं आपको बता दूं, फ्रांस में हुआ था। अच्छा, ऐसा किया क्यों हमने? आपको पता है, हिमालय गिद्ध ये संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं, यानी कि लुप्त होने के कगार पर है। IUCN की लाल सूची में है ये, इसीलिए उनका ये कैप्टिव प्रजनन किया गया। अब कैप्टिव प्रजनन ये शब्द आप सुनोगे, ये मतलब क्या हो गया इसका? तो जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर खेतों में, चिड़ियाघरों में या बंद सुविधाओं में प्रजनन कराने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कैप्टिव प्रजनन कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य बस यही है कि खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना। अब हमने कहा ये हिमालय गिद्ध ये प्रजनन कहाँ करता होगा? ठंडे इलाकों में करता होगा, लेकिन हमने इसका प्रजनन कराया कहाँ पे? चिड़ियाघर में, क्योंकि ये प्रजाति खतरे में है तो हमें इसका संरक्षण करना है। अब यहीं से एक प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है, हो सकता है आपके भी माइंड में आ रहा हो। चलो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र ये स्थापित कहाँ पे किया गया? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। ये याद रखना प्रश्न। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा साउथ जोन ने। तो देखो, एक स्टैटिक प्रश्न तो यहीं से आपका क्लियर होता है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट आंसर होगा। अभी इसका आयोजन हुआ 24 जुलाई को शुरू हुआ और ये 3 अगस्त तक चला। इसको जीता है साउथ जोन ने, और आप कह सकते हो साउथ जोन का ये नवा खिताब है, 9 बार ये जीत चुका है इस ट्रॉफी को। और साउथ जोन ने किसे हराया या उप विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा ईस्ट जोन, और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे रियान पराग। ये ईस्ट जोन के खिलाड़ी हैं। अब चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा डी गुकेश। तो 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने, जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, इनको पीछे छोड़ करके लाइव विश्व रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं ये। तो वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें तो डी गुकेश ये 9th नंबर पे आ गए और विश्वनाथ आनंद ये 10वें नंबर पे आ गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1986 के बाद ये केवल दूसरी बार है जब विश्वनाथ आनंद को भारत की टॉप पोजीशन से हटाया गया हो। और आप यूं भी कह सकते हो कि विश्वनाथ आनंद और पेंटाला हरे कृष्णा के बाद डी गुकेश टॉप 10 में आने वाले तीसरे भारतीय हैं। और वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? तो आप जानते ही हो, मैग्नस कार्लसन है। किस देश के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे के ये रहने वाले हैं। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर तो यही है, विश्वनाथ आनंद। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। फिर बताइए, बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो असम सरकार ये उत्तरी गुवाहाटी में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ बैडमिंटन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। उत्कृष्टता केंद्र मतलब एक्सीलेंस सेंटर। तो ये केंद्र देश भर में उभरते बैडमिंटन खिलाड़ियों की अपार प्रतिभा और क्षमता का पोषण और उपयोग करेगा। ये केंद्र अमीन गांव इंडोर स्टेडियम में स्थापित किया जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाए तो बता देना, अमीन गांव इंडोर स्टेडियम कहाँ है? गुवाहाटी में। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग देने से संबंधित कौन सी योजना है? तो आंसर होगा नया सवेरा।
एक्चुअली में इस योजना को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया था। ये आज की योजना नहीं है, ये पहले शुरू हो चुकी है। कब शुरू हुई थी बात करें तो 17 जुलाई 2017 को। और याद रखना, इस नया सवेरा योजना को फ्री कोचिंग एंड अलाइड योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित जो भी छात्र हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको मुफ्त में कोचिंग दी जाए ताकि वह प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो सके। अब ये योजना भी चर्चा में क्यों है, तो अभी सरकार ने इसका डेटा लॉन्च किया है, जिसमें बताया गया कि इस योजना से अभी तक 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज। और हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री कौन है, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी है। अब फ्री कोचिंग की बात आई है तो आपके माइंड में फटाक से क्लिक करना चाहिए। देखो, अपने पढ़ाने का तरीका यही है। अब जैसे फ्री कोचिंग बोला ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार फ्री कोचिंग से संबंधित तो और भी कई योजनाएं हमने पढ़ी है। एक तो आपको याद आएगी, राजस्थान ने फ्री कोचिंग के लिए एक योजना चलाई थी। कौन सी? अनुप्रति योजना। एक उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक फ्री कोचिंग के लिए योजना चलाई थी। कौन सी? अभ्युदय योजना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नाम से एक योजना शुरू की, तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने विदेशी प्रवासियों को जो केरल राज्य से हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये शुभ यात्रा नाम से एक योजना शुरू की है। तो इसमें पात्र उम्मीदवारों को 6 महीने के लिए ब्याज सब्सिडी के साथ 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब अगर आप केरल निवासी हैं, केरल में रहते हैं और आप पहली बार विदेश जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो शुरुआत में आपके जो भी खर्चे होंगे वहाँ पे रुकने का, खाने पीने का, ठहरने का, तो शुरुआत में खर्चे तो होंगे ना, तो उसके लिए ये केरल सरकार पैसा देगी आपको। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और फिर आपकी नौकरी लगते ही आप चुका देना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वासिप्पू इयक्कम योजना शुरू की, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से लेकर 9वीं तक पढ़ने वाले छात्रों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए ये वासिप्पू इयक्कम योजना शुरू की गई है। मतलब स्कूल में जो लाइब्रेरी होगी, जो पुस्तकालय होगा, वहाँ पर सभी प्रकार की किताबें उपलब्ध होंगी ताकि बच्चा उनको पढ़े। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो सभी तरह की किताबें वहाँ पे उपलब्ध होंगी। पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए है ये योजना। चलिए फिर बताइए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का संबंध किससे है? वरिष्ठ दिव्यांगों से। तो अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। मतलब जब कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र को पार कर जाता है तो हम कहते हैं वो बुजुर्ग अवस्था में प्रवेश कर गया। मतलब आपको तो क्या समझाऊं, हम सबको पता है, हम सबके घर में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और आप देखते होंगे जो हमारे दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, दादी जी हो गए, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं उम्र संबंधित बीमारियां। जैसे कि आईसाइट वीक हो जाती है, दिखना कम हो जाता है, सुनाई कम देने लगता है, चलने में दिक्कत आती है, खड़े नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या चाहिए? चलने के लिए छड़ी चाहिए होती है, कानों में अच्छे से सुनने के लिए मशीन चाहिए होती है, अच्छे से देखने के लिए चश्मा चाहिए होता है, चल नहीं पा रहे हैं तो व्हील चेयर तक लानी पड़ती है। तो यही तो है शारीरिक सहायता उपकरण। तो यही दिए जाएंगे, मुफ्त में दिए जाएंगे, लेकिन हर किसी को नहीं मिलेंगे। ये किसे मिलेंगे? वो व्यक्ति जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते हैं, उनको मिलेंगे। और इस योजना का कार्यान्वयन आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। वैसे आपको बता दूं, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था सन 2017 में। तो टाइम टाइम पे इस योजना के लिए फंड आता है और इस तरह से वितरित किए जाते हैं ये सामान। तो अभी फिर से इसको लागू किया गया, तो ये न्यूज़ में है, मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विवाद से विश्वास योजना 2 वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर होगा इसका व्यय विभाग। तो अभी सरकार ने अनुबंध संबंधी विवादों से निपटने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना को शुरू किया है। इस योजना को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। वैसे तो इस योजना की केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा कर दी गई थी, पर अब जाकर के इसको शुरू किया गया।
तो इस योजना के तहत केवल 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब योजना का उद्देश्य क्या है? तो निजी पार्टियों के साथ सरकार के अनुबंध संबंधी विवादों को हल करना इसका मुख्य उद्देश्य है और सरकार का लक्ष्य है इस योजना के तहत लगभग 500 मामलों को हल किया जाए। तो यह है विवाद से विश्वास योजना 2। तो ये ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा मासी पोर्टल। तो अभी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मासी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश भर में बाल अधिकार के संरक्षण को बढ़ावा देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनका मूल्यांकन करना, उनकी निगरानी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे मासी पोर्टल में मासी की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो इसने अभी राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अब आपको नेशनल हाईवेज पर, राजमार्गों पर किसी भी तरह की मदद के लिए अब आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक कि अगर आप नेशनल हाईवेज पे चल रहे हो, अगर आपको पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा, अस्पताल, होटल, टोल प्लाजा या कोई भी आवश्यक सेवा ये कहाँ पे मिलेगी उसकी जानकारी आपको चाहिए तो इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर राजमार्ग से संबंधित कोई भी परेशानी या कोई भी शिकायत अगर आपकी है तो उसे भी फोटो सहित आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं और अपनी कंप्लेन को टाइम टू टाइम ट्रैक भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधा इस राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन में है। लॉन्च किया किसने? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1995 में। और चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो संतोष कुमार यादव हैं, याद रखना। वैसे आप जानते हो हमारे केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। अच्छा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी कौन सी होगी? तो इसका उत्तर होगा ONGC विदेश। एक्चुअली में अभी वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश को श्रेणी 1 मिने रत्न से नवरत्न में अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार से यह हमारी 14वीं नवरत्न कंपनी होगी, यह आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसी क्वेश्चन में करा रहा हूं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको महारत्न कंपनी में अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी है वित्त मंत्रालय ने। तो अब ये इंडियन ऑयल लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी होगी। आपको पता है अभी हमारी 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। और अब ये 13वीं नंबर की होगी ऑयल इंडिया लिमिटेड। और नवरत्न कंपनी में बात करें तो अभी 13वीं नंबर की बनी थी RVNL और अब ये 14वें नंबर की होगी ONGC विदेश। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, इसको ध्यान रखना, पक्के से ध्यान रखना। मैं इस प्रश्न को बार बार आपसे आगे पूछूंगा जब तक आपको ये याद नहीं हो जाएगा। बार बार पूछूंगा, बताओ अभी 14वें नंबर की नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो आपको उत्तर देना है ONGC विदेश। मैं पूछूंगा अभी 13वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो आपको उत्तर देना है ऑयल इंडिया लिमिटेड। यही हमारे रिवीजन करवाने का मेरा तरीका है। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो ये है जल दोस्त एयरबोट, इसका उद्देश्य है झीलों से खरपतवार हटाना। कहाँ लॉन्च किया गया अभी इसे? बंगलुरु में। और किसने लॉन्च किया? CSIR NAL ने। NAL मतलब नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड और CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1942 में और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सवों का शुभारंभ ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा भोपाल। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेषा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह है, और उत्कर्ष, जो कि एक लोक और जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह है, इसका उद्घाटन किया। ये समारोह साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी द्वारा संचालित किए जाते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम बताओ उनका। कौन है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी? तो आंसर होगा राजीव गौबा। तो अभी केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया।
तो मतलब आप कह सकते हो कैबिनेट सचिव के रूप में तीसरी बार लगातार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी, ये भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और सीनियर गवर्नमेंट अधिकारी होता है। अच्छा, माइंड में आ रहा होगा आपके कि पहले हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे, तो आंसर होगा NR पिल्लई। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, तो आंसर होगा उड़ीसा। तो एक्चुअली में अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा के एक रेलवे स्टेशन और राजस्थान के 3 गांव और उत्तर प्रदेश के 4 गांव के नाम बदलने की अपनी मंजूरी दे दी है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रेलवे स्टेशन ही होगा जिसका नाम रत्नागिरी रेलवे स्टेशन है। ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। और इसका नाम बदल के क्या किया जाएगा, ये भी तो माइंड में आ रहा होगा आपके। तो इसका नाम बदल के उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन किया जाएगा। मतलब ये समझ लो आगे उदयगिरी लगा दिया और कुछ भी नहीं किया। तो यही है हमारे केंद्र सरकार की दादागिरी, इसके आगे लगा दिया उदयगिरी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, नासा के X-59 विमान को क्या उपनाम दिया गया, तो आंसर होगा सन ऑफ कॉनकॉर्ड। एक्चुअली में दुनिया का पहला सुपरसोनिक कमर्शियल विमान था कॉनकॉर्ड, जो अपनी उल्लेखनीय गति के लिए प्रसिद्ध था, पर उसके रखरखाव के खर्च और सन 2000 में हुए बड़े हादसे के बाद उसका संचालन रोक दिया गया। तो अब इस विमान की नासा के X-59 एयरक्राफ्ट के रूप में वापसी हो रही है और इस सुपरसोनिक विमान को सन ऑफ कॉनकॉर्ड नाम दिया गया है, ये आप ध्यान रखना। और अभी जल्दी इस विमान का पहला उड़ान परीक्षण भी किया जाएगा। हालांकि इसकी स्पीड पहले वाले से कम ही होगी और इसे नासा के क्वेस्ट मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। चलिए फिर बताइए, ओबीसी के उप वर्गीकरण आयोग की स्थापना ये कब की गई थी, तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 2017 को। अब ये प्रश्न मैं आपसे अचानक से क्यों पूछ रहा हूं, तो सुनो पहले मेरी बात। पहले तो आपको ये याद रखना है कि ओबीसी के उप वर्गीकरण आयोग की स्थापना ये 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत की गई थी। और अगर पूछे इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी है। जब तभी तो आप इसको रोहिणी आयोग कहते हो, सुना होगा कई बार। अब ये चर्चा में क्यों है, तो अभी इस आयोग ने ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जाति समूहों के उप वर्गीकरण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दूं, रिपोर्ट सौंपने के लिए आयोग ने करीब 6 साल का लंबा वक्त लिया है। इस दौरान आयोग का कार्यकाल 14 बार बढ़ाया गया। तो एक्चुअल में इस आयोग को ओबीसी के उप वर्गीकरण यानी कि सब कैटेगरी बनाने के लिए और आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप से मिल सके, इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया था। वैसे आपको पता होगा, ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया गया है। तो अभी आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें इसने क्या बताया कि करीब 2650 जातियां हैं इसमें, और उनमें से 1000 तो ऐसी जातियां हैं जिनको पिछले 30 सालों से एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, और केवल 48 जातियों ने ही 50% आरक्षण का लाभ उठाया, ये भी इस रिपोर्ट में कहा। साथ ही इस रिपोर्ट में ओबीसी को 3 से 4 कैटेगरी में बांटने की भी सिफारिश की गई है, मतलब उसको सब कैटेगराइज करने की बात की गई है, सिफारिश की गई है। तो देखो, इस आयोग से संबंधित जो भी अभी चर्चा में बातें थी, जो स्टैटिक पॉइंट्स भी बन सकते थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया वो भी मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट एंड स्वीट में। स्थापना भी बता दी, अध्यक्ष कौन है ये भी बता दिया, रिपोर्ट को जारी करने में कितना समय लगा, कितनी बार कार्यकाल बढ़ाया गया ये भी बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, और इस एक्सरसाइज का एक ही उद्देश्य है कि बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद नाटो देशों को सख्त चेतावनी देना। अच्छा, वैसे बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है, किन्हें कहा जाता है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये हमने पढ़ा ओशन शील्ड एक्सरसाइज जिसको रशिया ने किया, और एक और शील्ड नाम से एक एक्सरसाइज याद आ रहा है कि आपको? याद आएगा, मैं बात कर रहा हूं लॉक्ड शील्ड एक्सरसाइज की, जो दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज है, लॉक्ड शील्ड, जिसका आयोजन कौन करता है? नाटो। अभी कहाँ पे किया था इसने? एस्टोनिया में इसका आयोजन किया था, याद आया? अच्छा, वैसे नाटो का भी 31वां सदस्य देश कौन सा बना है, ये बॉक्स में टाइप करके बताओ आप। चलिए फिर बताइए,
अभी हाल ही में इस साल के बुकर प्राइज के लिए किस भारतीय उपन्यास को भी लिस्ट में शामिल किया गया? तो आंसर होगा वेस्टर्न लैंड। तो अभी लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की चेतना मारू का डेब्यू उपन्यास है वेस्टर्न लैंड, और इसे इस साल के बुकर प्राइज के लिए 13 किताबों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो केन्या में जन्मी चेतना मारू का उपन्यास ये ब्रिटिश गुजराती परिवेश के संदर्भ में लिखा गया है। इस उपन्यास में लोगों की भावनाओं और रिश्तों को समझाने के लिए स्क्वैश के खेल से तुलना की गई है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा इजराइल। तो यह है स्पाइक NLOS मिसाइल। यहाँ पे इसका मतलब हो गया नॉन लाइन ऑफ साइट। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है, मतलब ये 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। मतलब हमारे दुश्मन हमारे सामने न होकर के अगर पहाड़ों में छिप छिप करके अगर वार करते हैं, हमला करते हैं, तो ये उन निखट्टुओं के लिए है। तभी तो इसका नाम है नॉन लाइन ऑफ साइट। मतलब हमारी आंखों के सामने नहीं है, छुप छुप के वार कर रहे हैं, जैसे पहाड़ियों में छुप छुप के वार कर रहे हैं। तो इस मिसाइल का इस्तेमाल करके हम वहाँ पे उन छक्कों के छक्के छुड़ा देंगे। और इसे हम रशिया के Mi-17VS हेलीकॉप्टर में फिट करके इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद वाहन को उड़ा देगा। बूम।